everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's 2023. From today's newspaper, we'll be discussing three topics. जो पहला टॉपिक है उस पर हम एमएसपी के बारे में बात करेंगे कि सरकार ने एमएसपी की जो दर बढ़ाए हैं, जो प्राइसेस बढ़ाए हैं, उसकी वजह से जो फार्मर्स है वो खुश क्यों नहीं। तो एमएसपी क्या होता है, एमएसपी को कैलकुलेट कौन करता है, कैसे करता है, और अभी जो फार्मर्स है वो खुश क्यों नहीं है। तो पूरा एक ओवरऑल एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस टॉपिक को आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के अंदर जो एग्रीकल्चर है आप उसको कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। देन द सेकंड टॉपिक इज अबाउट द इन्फ्लेशन, कि जो इन्फ्लेशन है वो क्या है। देन विल बी टॉकिंग अबाउट आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो क्या होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट माय फर्स्ट टॉपिक दैट इज द सेंटर है। पहला, रबी क्रॉप क्या है, दूसरा एमएसपी क्या होता है, और तीसरा अगर सेंटर ने दाम बढ़ा दिए तो क्या बात हो गई। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो फार्मर्स है उनका स्टेटमेंट क्या है, फिर रबी क्रॉप क्या है वो हम देखेंगे, एमएसपी क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करेंगे। जब पूरी चीज समझ आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो पहली बात तो ये कि भाई फार्मर्स कह रहे हैं कि सेंटर ने ये जो एमएसपी के जो प्राइसेस बढ़ाए हैं वो हमारे इनपुट कॉस्ट को मैच नहीं करते। अब एक सेकंड के लिए आप भूल जाओ कि ये इनपुट कॉस्ट क्या है, पहले इस पूरे टॉपिक को आप समझते हैं। रबी क्रॉप क्या होता है, क्रॉप्स को मेजरली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास होता है रबी क्रॉप और एक होता है आपके पास खरीफ। तो जब मैं रबी क्रॉप के बारे में बात करती हूँ, ये वो अगले महीने आप बात कर सकते हो, मिड नवंबर में आप इस क्रॉप को लगाते और गर्मियां आते आते अप्रैल मई का जो समय होता है उसमें आप इन क्रॉप की जो है फसल की कटाई करते। तो ये होता है आपके पास रबी क्रॉप, दैट रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द मंथ्स ऑफ विंटर एंड दे आर कटेड, या फिर आप बोल सकते हो कि इनकी जो फसल की कटाई होती है वो होता है अप्रैल और मई के महीने। क्लियर है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इरिगेशन का पानी जो है ऑब्वियसली इसमें यूज होता है। अब बात करेंगे कि एमएसपी जो है वो होती क्या है, व्हाट इज एमएसपी। देखो किसान कोई भी अगर खेती करता है, ठीक, उस खेती में क्या होता है कि अब उसको कोई खरीदता है, उसका कोई भी दाम ले सकता है। किसान बोलेगा भाई ये फलाना गेहूं है, मैं इसको 100 रुपए क्विंटल में बेचूंगा, राइट, या फिर आप बोल दो 100 रुपीज पर केजी में बेचूंगा, ऐसे इजी करते हैं। ठीक, जो प्राइवेट वाले लोग होते हैं वो तो क्या पता गुड बना लेंगे कि भाई हम नहीं, हम तो आपको सिर्फ 50 रुपया देंगे। अब किसान क्या करेगा, एक दिन रुकेगा, एक हफ्ता रुकेगा, बट फिर उसकी फसल क्या है, खराब हो जाएगी। खराब नहीं भी होगी तो भाई वो उसके पास कोई ऐसी भारी सेविंग तो होती नहीं है, उसको पैसा चाहिए होता है, तो बोलता है चलो आप 50 ही दे दो। और इस तरह से क्या होता है, वो हमेशा क्या करता है, लॉस में जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए सरकार क्या करती है, किसान से फसल खरीदती है एक मिनिमम प्राइस के अंदर, कि इतना कम से कम पैसा, इतना कम से कम जो पैसा है वो हम आपको देंगे ही देंगे और आपसे आपकी जो फसल है वो खरीदेंगे। ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। सो एमएसपी इज द रेट एट विच द गवर्नमेंट purchases crops from the farmers and is based on the calculation of at least 1.5 times the cost of production incurred by the farmers. MSP is a minimum price for the farmers and they deserve the support. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से फोकस से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये पूरा रिकमेंडेशन कि एमएसपी इतनी होनी चाहिए या फिर इस फलाना क्रॉप के लिए होनी चाहिए, ये कौन कर रहा है, CACP कर रहा है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्या एमएसपी सारी क्रॉप के लिए होती है, नहीं। I repeat, MSP is not for all the crops. It is for 22 mandated crops recommended by CACP, Commission for Agricultural Cost and Prices,
और शुगर केन जो है वहां पे फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस होती है। तो अब ये जो 22 क्रॉप है उसके पास रबी क्रॉप है और दो जो है आपके पास कमर्शियल क्रॉप है। और इसी के साथ ये जो डीआर कोकोनट वगैरह है इनकी एमएसपी मस्टर्ड कॉपरा के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट की जाती है। क्या क्या फैक्टर्स सीएसीपी कंसीडर करता है एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए? देखो सबसे बड़ी बात मार्केट में डिमांड और सप्लाई का खेल देखता है कि भाई कितनी डिमांड है क्या सप्लाई है। जो आपके पास इन्फ्लेशन है इंडिया में डोमेस्टिकली या फिर ग्लोबल में क्या इन्फ्लेशन हो रहा है, कंज्यूमर को जो है आपके पास इन्फ्लेशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखता है, एनवायरमेंटल कंडीशन देखता है कि ड्रॉट पड़ गया है, मॉनसून अच्छा था, क्या है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो सीएसीपी आप पे देखता है। अब सीएसीपी क्या करता है कि जो आपके पास फार्मर होता है उसका एक्सपेंडिचर जो होता है उसका लगभग 1.5 गुना प्राइस निकालता है और उस प्राइस पे वो एमएसपी को तय कर देता है। बट ये जो बोल रहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फसल उगाने में कितनी कॉस्टिंग लगी आपकी, खर्चा कितना लगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको 3 तरह से यहाँ पे वो बताता है, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। पहला है आपके पास A2, दूसरा है आपके पास A2 प्लस एफिल और तीसरा आपके पास क्या हो जाएगा C2। तो जब हम A2 प्लस एफएल और C2 की बात करें तो A2 में किसान के सारे पर्सनल खर्चे आप गिन सकते हो कि भाई उससे पानी के लिए पैसे दिए होंगे, सीड खरीदने के लिए पैसे दिए होंगे, फर्टिलाइजर पे पैसे लगाए होंगे, पेस्टिसाइड पे लगाए होंगे, कुछ लेबर बुलाया होगा, फ्यूल के पैसे लगे होंगे, इरिगेशन के पैसे लगे होंगे। तो ये सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या खर्चा A2 के अंदर आता है। फिर है आपके पास A2 प्लस एफएल। एफएल जो है पूरा A2 और उसके अंदर आप फैमिली लेबर को जोड़ दो, यानी एक परिवार के सदस्य जो वहां काम कर रहे हैं उनको ही हुआ, है ना, क्योंकि कहीं और काम करती तो उनको सैलरी मिलती, बट अपने घर के लिए अगर आप काम करें तो आपको सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास A2 और एफएल हो जाएगा। फिर है आपके पास C2, ये थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव है, जैसे कि लैंड ओन जो कैपिटल एसेट्स है फिक्स उन पे खर्चा जो है कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो CAP है यानी कि आपके पास कमीशन पर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड ये है, ये 3 मेथड्स आपने समझ लिए। कंसीडर किसको करता है, A2 प्लस एफएल और C2 दोनों को, ठीक है। एंड C2 costs are used by CACP primarily as a benchmark reference cost, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे। अब बताइए कि हमें एमएसपी की जरूरत क्यों है। देखो वीडियो की शुरुआत ही हमने डिस्कस कर लिया था कि कोई भी अगर कंडीशन है जैसे कि ड्रॉट कंडीशन की वजह से फार्मर्स को बहुत भारी लॉस जो है वो हुआ था, जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गए थे, डीमोनेटाइजेशन का झटका, जीएसटी टैक्सेशन का झटका, इससे रूरल इकोनॉमी पूरी तरह से क्रिपल हो गई थी। जो नॉन फार्मिंग सेक्टर्स है प्राइमरीली वो, बट उसमें एग्रीकल्चर भी बहुत बुरी तरह से हिट हुआ। 2016-17 में इकोनॉमी पूरी तरह से जो धीरे हो गई थी, पेंडेमिक आया तो आपके पास डीजल इलेक्ट्रिसिटी सबके खर्चे बढ़े। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती जिसकी वजह से फार्मर्स को हर बार बहुत लॉस जो है वो देखना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए सरकार उनको सपोर्ट करती है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक पे, ये है इन्फ्लेशन में इंप्रूवमेंट दिखा है। अगर हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा है। और अब हम आ जाते हैं सितंबर के महीने में जो कि 5% है यानी कि रिलीफ मिला है। अब देखो यहाँ पे एक बात करी गई है कि 2% से 6% आरबीआई की टॉलरेंस रेंज है, इसके अंदर हमारा इन्फ्लेशन आ गया है तो एक रिलीफ है। लेकिन अभी भी फूड और फ्यूल की जो प्राइसेस है वो पूरा खेल बदल सकते हैं। तो दो चीजें हैं, एक इन्फ्लेशन क्या है, दो तरह की इन्फ्लेशन जो है वो, फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन जो है वो क्या होता है, और मेनली विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टारगेट, ये जो आपके पास फ्लेक्सिबल जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं ये जो इन्फ्लेशन है वो क्या होता है।
इन्फ्लेशन के लिए एक बहुत ही एक प्यारा स्टेटमेंट बोला जाता है दैट टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू वुड्स। बहुत सारा पैसा जब बहुत कम सामान को चेस करता है तब मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा होगा, सामान का दाम बढ़ेगा। कैसे? मान लो कि आपके पास एक मार्केट में नया फोन आया है, 50,000 का है, ठीक। अब 5 बंदे कह रहे हैं कि भाई हम खरीद लेंगे, हमें दे दो 50 क्या 17,000 ले लो, यानी पैसा ज्यादा है लोगों के पास। तो दुकानदार क्या करेगा? ना जी ना, ये फोन कितने का है? 1 लाख रुपए का है। तो अब यहाँ से वो लोग गायब हो जाएंगे जिसको 70,000 80,000 में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, 90,000 में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन 1 लाख देने में भाई दिमाग खसक रहा है ना। तो जब मार्केट में पैसा ज्यादा होता है तो आप जो है सामान कमोडिटी का दाम अपने आप से बढ़ता हुआ देखोगे। तो ये फिनोमेना होता है भाई इन्फ्लेशन। अब इस इन्फ्लेशन में आप ये देखो, जब ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली मार्केट में पैसा बढ़ेगा। तो पैसा बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी, तो पैसा बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा। तो ग्रोथ करवाए या फिर इन्फ्लेशन को रोकूं मैं? आप सब हमारे देश में ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है मतलब नौकरियां मिल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो आप इन्फ्लेशन को बढ़ाओगे कि कम करोगे या ग्रोथ को बढ़ाओगे? तो इसके बीच में आपको बैलेंस करने की बहुत ही आवश्यकता होती है। अब इस बैलेंस करने के लिए कैसे होता है वो समझते हैं। दो तरह की पॉलिसी होती है। एक पॉलिसी होती है आपके पास फिस्कल पॉलिसी, और एक पॉलिसी होती है आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो एक है आपके पास फिस्कल पॉलिसी और एक है आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जैसे कि टैक्सेशन के थ्रू जितने भी काम होते हैं वो सरकार डील करती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है जिसमें आपके पास 6 मेंबर होते हैं। 6 में से 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 जो है सरकार की तरफ से एक्सपर्ट होते हैं। ये बाई मंथली रिपोर्ट देते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये जो थी इट वाज गिवन बाय उर्जित पटेल कमेटी रिकमेंडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है उर्जित पटेल कमेटी रिकमेंडेशन। इसमें क्या था कि आप ग्रोथ इन्फ्लेशन को जो बैलेंस कर रहे हो वो करो, लेकिन 2% से कम इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, 6% से ज्यादा, मतलब इसके बीच में आप रहो। तो इसको ही बोला जाता है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो जुलाई का जो महीना था उसमें 7.44% थी, तो वो तो ज्यादा थी, इसके बाहर थी, तो भाई चिंता का विषय था। अब 5% हो गई है तो हमको रिलीफ मिल रहा है। तो अब आप बोलोगी तो भाई फूड और फ्यूल प्राइसेस क्या है, फिर उसमें चिंता की क्या बात कर रहे हैं? देखो इन्फ्लेशन के लिए आपके पास दो चीजें होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। एक होता है आपके पास हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन टोटल इन्फ्लेशन होता है। फिर आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जो है इसमें आप फूड और यानी जो खाना है और जो आपके पास जो फ्यूल है उसको आप माइनस कर देते हो। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इनके प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो एक एवरेज प्राइस इससे निकल जाती है कोर इन्फ्लेशन से। इसलिए बोल रहा है राइटर कि ठीक है इन्फ्लेशन में हमको रिलीफ मिला बट फूड फ्यूल पे अभी थोड़ा सा नजर दबाना बाकी। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव। 2013 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। आज इसको 10 साल हो गए। ये चाइना अपनी 10th एनिवर्सरी जो है इसको सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए ये न्यूज में है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 2013 में लॉन्च हुआ था जिसमें हमने पूरी ग्लोबल ट्रेड या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसको रीशेप करने का ऑब्जेक्टिव जो है वो देखा गया। अब पहले आप इस मैप को देख लीजिए। या ये देखिए, एक ये आपके पास साउथ ईस्ट जो एशिया है वहां से ये लाइन जा रही है आपके पास सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से ये देखो आप जा रहे हो यूरोप की तरफ, ठीक है। सो दिस इज सेंट्रल एशिया एंड देन यू आर गोइंग टू द यूरोप। फिर आप मेरीटाइम पानी की बाउंड्रीज के थ्रू यहां से आए हो आप एंड यू आर हियर अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज, और फिर यहां से वापस आप इधर आ गए। गल्फ कंट्रीज कौन सी होती है? जो कि पर्शियन गल्फ के बॉर्डरिंग में होती है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट आर द गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, so all the countries, you can say that all the countries
which are bordering Persian Gulf. इस इनिशिएटिव को मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, रेलवे बनाएंगे, पोर्ट्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे, करेक्ट, ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए 2013 में लॉन्च किया गया था कि हम साउथ ईस्ट एशिया को सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप को इन सबको कनेक्ट करेंगे वाया लैंड एंड द सी रोड। इनिशियली इस प्रोजेक्ट का नाम था वन बेल्ट वन रोड, बट इसमें बहुत ज्यादा चाइना डोमिनेंस को शो हुआ लोगों बाकी कंट्रीज के थ्रू, तो इसका नाम चेंज किया और कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दो कंपोनेंट है, पहला है इसका सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो हमने रोड वाली लाइन देखी थी, और फिर है आपके पास मेरीटाइम सिल्क रोड जो कि आपके पास पानी वाली जो बाउंड्री है। ऑब्जेक्टिव वी डिस्कस इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, ये सब कॉरिडोर है आपके पास यहाँ पे, सॉरी ये सब ऑब्जेक्टिव है यहाँ, सॉरी 6 कॉरिडोर है यहाँ पे, जोग्राफिकल कॉरिडोर। हमारा पूरा फोकस पहला जो है टीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे होना चाहिए। क्यों, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इससे पहले एक बार इकोनॉमिक इम्पैक्ट देख लेते हैं कि जिन कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया, यस उन्होंने ग्रोथ विटनेस करी है 6.4%, reaching USD 19.1 ट्रिलियन बिटवीन 2013 एंड 2022। अब इंडिया का क्या स्टेंस है? अब आप आओ सीपैक पे। देखो इनका जो सीपैक वाला कॉरिडोर है, दैट इज कॉर्पोरेशन फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इंडिया का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है पीओके, वहां से जा रहा है। तो इंडिया कह रहा है ये हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है, ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है, ये हमारी टेरिटरी है, आप कैसे अपना ये प्रोजेक्ट चला रहे हो वहां पे। दूसरा रीजन, इंडिया क्या बोल रहा है अबाउट द सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न दैट है। इंडिया का जो ओपिनियन है कि जो आपके पास पुअर कंट्रीज है जो कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनको फाइनेंशियली क्या करता है, ये पैसा देता है। जब वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो वहां पे उनके पोर्ट्स ऑक्यूपाई कर लेता है, लैंड ऑक्यूपाई कर लेता है। सो इट्स अ डेट बर्डन। एनवायरमेंट के लिए भी यहाँ पे कंसर्न। सो दीज आर द रीजंस व्हिच इंडिया इज गिविंग। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ सकते हैं। 2016 में इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव is sometimes mentioned in the news in the context of पहला अफ्रीकन यूनियन, दूसरा ब्राजील, तीसरा यूरोपियन यूनियन, चौथा चाइना। आंसर इज क्लियर, चाइना। मेंस में 2 बार क्वेश्चन। 2018 में इन्होंने पूछा सीपैक के बारे में, बिकॉज दैट वाज अ रीजन कि चाइना इंडिया जो है मना कर रहा है ज्वाइन करने के लिए। दैट सीपैक इज viewed as cardinal subset of China's larger of CPAC and enumerate the reasons why India has distanced itself from the same. Then, China is using economic relations and positive trade surplus as tool to develop potentially military power status in Asia. India as a neighbor का क्या सेंस, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आगे भी इस तरह सवाल आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So this is it for today. Thank you so much.